हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 की बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम इनकम पे थे। इनकम में लास्ट में मैंने ओवर करा था। इनकम को मैं एक बार दोबारा बता दूं आपको। इनकम क्या है? किसी भी फॉर्म में मुझे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, किसी भी फॉर्म में मेरे पास पैसे आ रहे हैं, चाहे वो मेरे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोचिंग देता हूँ, वहाँ से मुझे इनकम हो रही है, मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, वहाँ से मुझे इनकम हो रही है। कोई मान लेते हैं अदर फील्ड में हूँ, मैंने स्टॉक में अपना पैसा लगाया हुआ है, शेयर्स में पैसा लगाया हुआ है, वहाँ से मुझे इनकम हो रही है। तो जितने भी डिफरेंट सोर्सेज से अगर मुझे किसी तरह का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो वो क्या क्या कहलाएगा? इनकम कहलाएगा। प्रॉफिट भी क्या है? एक इनकम का ही पार्ट है। तो इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे इनकम इज़ ए वाइडर टर्म। अगर कोई आपको ये समझाए इनकम, प्रॉफिट और गेन तीनों एक ही चीज़ है तो वो बिल्कुल गलत है। अगर तीनों एक ही चीज़ होती तो अलग अलग क्यों लिखी होती? तो इसलिए इसके बीच में डिफरेंशिएट करना सीखें। इनकम क्या है? इनकम एक वाइडर टर्म है। किसी भी सोर्स से अगर आपके पास किसी भी तरह का बेनिफिट हो रहा है या किसी भी सोर्स से आपके पास रेवेन्यू आ रहा है तो वो आपकी इनकम है। ठीक है। और वो साथ ही साथ क्या करिए, आपकी वेल्थ को इंक्रीज़ करेगी। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं प्रॉफिट क्या होता है। जब आप कोई चीज़ परचेज करते हैं या सेल करते हैं, बेसिकली जब आप सेल करते हैं तो उस टाइम पे प्रॉफिट होता है। कैसे? जैसे हम बिगनिंग की क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, प्रॉफिट कब होता है? जब सेल माइनस एक्सपेंस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। और हम बचपन से क्या पढ़ते आते थे? जैसे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये पढ़ते थे। तो अगर सेल परचेज कर रहे हैं तो सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते तो प्रॉफिट आता था। अब यहाँ पे क्या बता रखा है? रेवेन्यू और एक्सपेंसेस में से अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, जब मैंने कोई अपने गुड्स को सोल्ड आउट करा तो मुझे 50,000 का इनकम रिसीव हुई। ठीक है, 50,000 का रेवेन्यू आया मेरे पास। इनकम नहीं बोलेंगे, गलत होगा इनकम कहना। 50,000 का रेवेन्यू आया और फिर जब उसी में मैंने फ्री में तो नहीं बना होगा जो गुड्स बेचा है, उसमें कुछ खर्चा भी हुआ होगा। ठीक है, एक्सपेंसेस भी हुए होंगे। तो 20,000 मान लेते हैं एक्सपेंसेस हो गया, तो 30,000 का क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट कब कंसिडर किया जाएगा? जब कोई सोल्ड आउट होती है चीज़। ठीक है। इसके बाद गेन पे आ जाते हैं। गेन क्या होती है? जब ऑटोमेटिकली किसी रखी हुई चीज़ का ही ऑटोमेटिकली क्या हो जाए? प्राइस इंक्रीज हो जाए। ठीक है। क्या बताया यहाँ पे? नॉन रिकरिंग प्रॉफिट फ्रॉम इवेंट और ट्रांजेक्शन। यहाँ पे कोई इवेंट, कोई ट्रांजेक्शन कुछ नहीं हो रही, कुछ नहीं हुआ होगा, इंसिडेंटली क्या हो जाएंगी? आपकी किसी भी चीज़ की वैल्यू बढ़ सकती है। मान लेते हैं आपने स्कूटर आज ख़रीदा 50,000 का, कल उसकी वैल्यू 60,000 हो गई। ठीक है। तो रखी रखाई चीज़ की क्या हो गई? वैल्यू बढ़ गई। जैसे आपने प्रॉपर्टी खरीदी कोई 50 लाख की और उसकी वैल्यू कल 70 लाख हो गई, तो वो क्या कहलाएगा? गेन कहलाएगा। तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगी, कोई परचेज नहीं हो रहा, कोई सेल नहीं हो रहा। जो चीज़ आपने रखी हुई है, जो आपके पास एसेट्स है, उसकी ऑटोमेटिकली क्या हो रही है? वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा? गेन कहलाएगा। आई होप सो सभी को बात समझ में आ रही होगी। फिर बात करते हैं लॉस। लॉस क्या होता है? ये आपको पता है, इसका वाइस वर्सा हो जाएगा जो हमने ऊपर देखा, जहाँ पे एक्सपेंसेस क्या होंगे? मोर देन होंगे रेवेन्यू से। तो वो कंडीशन क्या होगी? लॉस की होगी। इसमें मतलब एक्सपेंसेस ज़्यादा है, खर्चे ज़्यादा है रेवेन्यू से, है ना? जो इनकम आ रही है आपके पास, इट मीन्स जो रेवेन्यू आ रहा है किसी भी सोर्स से, पैसे आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। गुड्स क्या होते हैं बेटा? गुड्स क्या होते हैं? कोई भी प्रोडक्ट हो गया जिससे आप डील कर रहे हो। ठीक है, जो आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, जो मेन कोई भी कमोडिटी हो सकती है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है जिसकी से आप क्या कर रहे हो? डील कर रहे हो, वो क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा। ठीक है। कोई भी फर्म, कोई भी एंटिटी जिस चीज़ के साथ डील कर रही है, जैसे किसी का काम कंप्यूटर्स परचेज और सेल करने का है, किसी का काम मोबाइल से परचेज करने का, सेल करने का, किसी का गारमेंट्स का परचेज करने का, सेल करने का है, तो वो उस प्रोडक्ट का नाम नहीं लेगी कि मैं गारमेंट्स का सेल कर रही हूँ, मैं मोबाइल का, मैं फ़ोन का। वो क्या, एक कॉमन वर्ड यूज़ करेगी अकाउंट्स में, क्या? गुड्स का। ठीक है। तो हम गुड्स बोलेंगे इसे कॉमन, किसी भी प्रोडक्ट को नाम से क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे। इसके बाद कहता है परचेज। परचेज सिंपल सा है, आपको भी पता होगा परचेज क्या होता है ना? परचेज का मतलब हो गया कि जो कोई भी सामान आप खरीदते हो, कोई भी गुड्स आप खरीद रहे हो, कोई भी मशीन आप खरीद रहे हो, कोई भी फर्नीचर आप खरीद रहे हो, कोई भी एसेट आप खरीद रहे हो, किसी भी तरह की आप परचेजिंग कर रहे हो, वो केस में आ जाएगा, परचेज आ जाएगा। अगर आपने जो खरीदा था
वो रिटर्न कर दिया। जैसे कई बार आप शर्ट वगैरह मंगाते हो, कुछ मंगाते हो, उससे मंगाते हो, फ्लिपकार्ट से मंगाते हो, अमेज़ोन से मंगाते हो, तो आपको पता है ना कि कोई भी सामान अगर डिफेक्टिव निकलता है तो आप क्या करते हो, उसे रिटर्न कर देते हो, तो वो क्या हो गया, परचेज रिटर्न हो गया। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, अगर आप ध्यान रखेंगे इसे क्या बोलेंगे, इसे रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड कैसे है, क्योंकि आपके पास से वापस जा रहा है ना, रिटर्न आउटवर्ड, है ना। तो ये याद रखेंगे, परचेज रिटर्न, कि जो सामान खरीदा था वो वापस भेज दिया, तो वो क्या बन गया, रिटर्न आउटवर्ड। तो आप इससे भी आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। फिर बात करते हैं सेल्स की। सेल्स क्या होता है, सॉरी, सेल्स क्या होता है, जो सामान आपने किसी भी तरह का बेचा, उससे रेवेन्यू हो गई, तो वो क्या होगा, सेल्स हो गया। सेल रिटर्न, जो बेचा हुआ सामान वापस आ गया आपके पास, सेल रिटर्न हो गया। जिस तरह से आपके पास ये रिटर्न आउटवर्ड कहलाया, मतलब जो आपके पास सामान आया था वो आपने वापस भेज दिया, तो रिटर्न आउटवर्ड हो गया। इसी तरह से इसका भी एक नाम निकल सकता है, क्या हो जाएगा इसका, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड बोलेंगे बेटा इसे, है ना, रिटर्न इनवर्ड हो जाएगा। फिर बात करते हैं इसके बाद स्टॉक। स्टॉक की कोई क्या बोलेंगे इसे, क्वांटिटी, जो गुड्स है ना, गुड्स अवेलेबल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, आप ऐसे ऐसे याद रख सकते हैं, है ना। नंबर ऑफ गुड्स अवेलेबल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, पर्टिकुलर डे पे, पर्टिकुलर डे हो गया, पर्टिकुलर मंथ हो गया। ठीक है, बेसिकली पर्टिकुलर डे हम कंसीडर करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर डे में, या पर्टिकुलर टाइम टाइम बोल सकते हैं, है ना। पर्टिकुलर डे या पर्टिकुलर टाइम बोलेंगे तो वो क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं, मैं कहूँ 31 मार्च को एक कंपनी ये देख रही है मेरे पास कितनी एसेट है, कितनी लाइबिलिटी है, वो क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। बेसिकली कितने गुड्स रखे हुए हैं, इसके बाद स्टॉक हो जाएगा। आपने नॉर्मल किसी रिटेलर शॉप को वाले को भी देखा होगा, जब शाम को वो शॉप बंद करता है तो सबसे पहले अपने पास क्या चेक करता है, ये चेक करता है कि भाई ये आइटम मेरे पास कितनी रखी हुई है, आइटम कितनी रखी हुई है, ये आइटम कितनी रखी हुई है। वो क्या करता है, अपने स्टॉक देखता है। तो स्टॉक का मतलब क्या हो गया, गुड्स अवेलेबल विद इन द बिजनेस फॉर सेल ऑन ए पर्टिकुलर डे। पर्टिकुलर डे हो सकता है या वो टाइम हो सकता है, और सीधी सी डेफिनेशन ये बन सकती है, गुड्स अवेलेबल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, एक निश्चित समय की बात कर रहा है जहाँ पे आपके पास गुड्स अवेलेबल होंगे। फिर बात करते हैं डेटर्स की। डेटर में और क्रेडिटर मैंने आपको क्लियर कर दिया। डेटर कौन होते हैं, डेटर जिनसे पैसा लेना होता है वो पर्सन डेटर है। क्रेडिटर कौन है, जिनको पैसा हमें देना है वो कौन है, क्रेडिटर है। वाउचर क्या होता है, वाउचर किसी भी तरह का एक एविडेंस हो सकता है, एक डॉक्यूमेंट हो सकता है, जो एक प्रूफ के तौर पे काम करता है कि दो लोगों के बीच में क्या हो रही है, ट्रांजेक्शन हो रही है। मान लेते हैं ये दो लोग हैं, ये दो लोग हैं, दो लोग एक एक ने कोई चीज़ परचेज़ करी, एक ने दूसरे वाले ने सेल करी, इसके लिए परचेज है, इसके लिए सेल है। ये दोनों जिसने सेल करी है वो एक मान लेते हैं लोकल पेपर पे कुछ लिख के देता है कि इतनी इतनी यूनिट मैं सोल्ड कर रहा हूँ, इतना ये इसका रेट है, ये इसका सब कुछ है, तो वो क्या कहलाएगा, वाउचर कहलाएगा। तो वाउचर क्या एक सिंपल सा एविडेंस है जिसमें आप लोकल राइटिंग में लिख लेते हैं कि ये इतना इतना यूनिट इस रेट में हम क्या करें, बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं। ठीक है, और नॉर्मल आप ये देख लो कि आप जैसे वेजिटेबल मार्केट जाते हो या फ्रूट मार्केट जाते हो, वहाँ पे भी आप एक स्लिप बना के ले जाते हो कि हाँ जी ये ख़रीदना है हमें, वो भी क्या है, एक वाउचर है। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो ये एक शो करे कि ट्रांजेक्शन हो रही है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वाउचर कहलाएगा। फिर बात करते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट क्या आता है, डिस्काउंट होता है किसी भी तरह की छूट मिलना, है ना। जैसे आपको पता है भैया, आप जैसे आपके घर के आसपास को काफ़ी सारे आउटलेट्स होंगे, जैसे राज मंदिर हो गया, है ना, विशाल मेगा मार्ट हो गया, वहाँ पे आप जाते हैं तो अच्छे खासे आपको डिस्काउंट देखने को मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पे दो तरह के डिस्काउंट हो जाते हैं हमारे पास, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कौन सा होता है, ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो अच्छी क्वांटिटी के ऊपर दिया जाता है। इट मीन्स जब सेल्समैन है वो कहता है कि भाई अगर आप 1 यूनिट खरीदोगे तो मैं कोई डिस्काउंट नहीं देने वाला, बट अगर आप 10 यूनिट खरीदोगे तो मैं आपको 2 रुपये कम में दे दूंगा वो चीज़। तो क्वांटिटी पे जब आपको डिस्काउंट देते हैं तो वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। इसकी कोई जनरल पास नहीं होती, इसे बस अमाउंट में से लेस करके दिखाया जाता है, इसकी कोई जनरल पास नहीं होती जब आप आगे पढ़ोगे। फिर कैश डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट की जनरल पास होती है, कैश डिस्काउंट का अमाउंट भी लेस होता है और जनरल भी पास होती है, इनमें से उसे दिखाया भी जाता है हम लेजर में।
ठीक है। कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? टाइमली पेमेंट अगर कोई पर्सन कर रहा है, टाइमली पेमेंट कर रहा है तो उसे कैश डिस्काउंट दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई पर्सन रेगुलर मुझसे कोई सामान खरीदता है, ठीक है, और फिर मैं क्या कहूँगा कि भाई एक काम कर, तेरे तो हमेशा ही टाइम से 2 दिन पहले ही पेमेंट करा देता है, जो टाइम डिसाइड होता है उससे 2 दिन पहले ही क्या करा देता है, पेमेंट करा देता है, इसलिए हम क्या दे देंगे उसे, कैश डिस्काउंट दे देंगे। तो इस तरह से कैश डिस्काउंट दे सकते हैं। तो डिस्काउंट 2 तरह से के होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। फिर बैड डेब्ट होता है, कोई पैसा हमारा लेके मान लेते हैं डूब गया, मतलब पैसे हमारे डूब गए, वो क्या कहलाएगा, बैड डेब्ट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल डेटर हैं हमारे, कौन है, डेटर है, डेटर से मुझे लेने थे, मान लेते हैं 50,000 रुपीज़, है ना। अब वो उसने 20,000 तो दे दिए मुझे, ठीक है, बाकी 30,000 क्या हो गया, बाकी 30,000 रह गया, और वो उस फाइनेंशियल ईयर में नहीं दे पाया। फाइनेंशियल ईयर आपको पता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जो एक अकाउंटिंग होती है वो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होती है, जो कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल से लेके किसी भी ईयर की एक, और अगले साल की 31 मार्च, ये फाइनेंशियल ईयर है। इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर वो पैसे नहीं दे पाया, तो बाकी जो बचा हुआ बैलेंस होगा वो क्या कहलाएगा, बैड डेब्ट कहलाएगा। जो वो पैसा आपका डूब गया, उस साल के लिए आप ये मान के चलेंगे डूब गया। अगर वही पैसा आपके पास वापस आ जाता है तो हम उसे दूसरे टर्म से बोलते हैं, उसे बोलते हैं बैड डेब्ट रिकवर्ड। इट मीन जब आपका पैसा क्या हो गया, वापस आ गया, डूबा हुआ पैसा। फिर लास्ट वन है हमारा ऑपरेटिंग साइकिल, क्या है, इज़ द टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स एंड इट्स कन्वर्जन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जब आप एसेट्स को कैश या कैश इक्विवेलेंट में चेंज करते हो, जो वो टाइम जितना भी लगता है किसी एसेट को अगर कैश में कन्वर्ट करने में जितना भी टाइम लगेगा, उसे क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल। कुछ टर्म्स हम पढ़ लेते हैं जो शायद यहाँ पे नहीं दे रखी। एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कौन सा होता है? इंसॉल्वेंट वो पर्सन होता है जिससे हमें पैसे लेने थे, बट वो पैसे ले क्या हो गया, उसने बैंकरप्ट अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। क्या डिक्लेयर कर दिया? बैंकरप्ट, है ना। इट मीन्स उसने कह दिया भाई मैं तो दिवालिया हो गया, अब मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। तो आप ये बैड डेब्ट नहीं कहलाएगा, समझना बात को। आपने जो पैसे लेने थे, अब वो कह रहा है भाई मेरी एसेट रख लो, मेरी प्रॉपर्टी रख लो, सब कुछ रख लो, उससे कुछ निकलता है तो निकाल लो, उसके बाद भी कुछ बच गया तो भाई हाथ जोड़ ली उसने। वो कह रहा है कि भाई अब मैं नहीं दे सकता कुछ भी, 1 रुपया भी। तो वो क्या कहलाएगा? इंसॉल्वेंट, ठीक है। दिवालिया हो जाना इस मीन्स इंसॉल्वेंट। और सॉल्वेंट क्या होता है? कैपेबल होना, पैसे दे पाएगा जो, ठीक है, जैसे पैसे लेना हो, अगर वो कैपेबल है कि पेमेंट कर देगा, तो वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट कहलाएगा। आई होप सो आपको सारी अकाउंटिंग टर्म्स समझ में आई हो। किसी में भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।